तो आज का हमारा विषय है वो है कश्मीर विवाद। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर विवाद के बारे में। काफ़ी संवेदनशील विवाद है और इसके बारे में हमें सभी को पता होना चाहिए, चाहे हम प्रिपरेशन कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन हमें कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, बाकी आपका क्या सोचना है आप स्वयं विचार कर सकते हैं, इतना आप सक्षम हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं शशि आईएएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर विवाद के बारे में। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। दरअसल बात करते हैं उस समय की जब भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य बने थे। यानी कि भारत तो पहले से ही था, लेकिन पाकिस्तान एक नए राज्य के रूप में बनाया गया था। और किस आधार पर बनाया गया था, तो धार्मिक आधार पर बनाया गया था पाकिस्तान को। ठीक है, तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया था। और भारत में अगर देखा जाए तो लगभग सभी धर्म के लोग भारत में रह रहे हैं या रह रहे थे। तो भारत पहले से ही था, तो पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन जाता है। और कब बनता है, 1947 में बनता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ देसी रियासतें होती हैं और उनके पास ये ऑप्शन रखा जाता है कि अगर कोई देसी रियासतें भारत में शामिल होना चाहती हैं तो वो भारत में शामिल हो सकती हैं। अगर वे एक तरीके से पाकिस्तान में शामिल होना चाहती हैं तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। यदि वे स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो स्वतंत्र रह सकती हैं। लेकिन दरअसल आगे चलकर क्या होता है कि जो उन्हें स्वतंत्र के लिए कहा जाता है वो फिर नहीं रखा जाता, ऑप्शन हटा दिया जाता है। फिर केवल और केवल दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो भारत का और दूसरा पाकिस्तान का। तो फिर यहाँ पर कहा जाता है कि अगर कोई देसी रियासतें भारत में शामिल होना चाहती हैं तो वे हो सकती हैं। तो इस तरह के पक्ष रखे जाते हैं और जिसके वजह से क्या होता है, आगे चलकर जो कश्मीर होता है वो भारत में शामिल हो जाता है। और यही जब कश्मीर भारत में शामिल हो जाता है तो इसी के वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और पाकिस्तान इस पर विवाद करने लगता है। और पाकिस्तान कहता है कि जो कश्मीर भारत में चला गया है या भारत का हिस्सा बन गया है, उसे किसका हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, पाकिस्तान इसके पीछे का तर्क ये देता है, पाकिस्तान इसके पीछे का तर्क ये देता है दोस्तों कि अगर देखा जाए तो जो कश्मीर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग रह रहे हैं। और जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वो पाकिस्तान का ही होना चाहिए और पाकिस्तान का ही होना चाहिए और पाकिस्तान में ही कश्मीर को शामिल होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कश्मीर जो है भारत में शामिल हो गया और इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों में विवाद हमेशा से बना रहता है। तो उसी समय से ये विवाद चलता आ रहा है। और अभी अगर देखा जाए तो हाल ही में क्या हुआ कि यानी कि 2019 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान सॉरी जो कश्मीर था, जिसका अपना स्वयं का संविधान था, स्वयं का झंडा था, और उसको ख़त्म करके भारत की संसद के द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसे ख़त्म करके क्या कर दिया गया कि कश्मीर को दो राज्यों में बांट दिया गया, यानी दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक कश्मीर दूसरा लद्दाख के रूप में। तो इस तरह से बांट दिया गया। अब मुझे लगता है कि इसका विवाद ख़त्म कर देना चाहिए, पाकिस्तान को अब बिना फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अब देश हैं, वे अपने विवाद को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो बनाए रख सकते हैं भाई, वे उन स्वतंत्र हैं। लेकिन भारत के हाथ से अब कश्मीर नहीं जा सकता, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। आइए लेकिन समझते हैं कि इसका आखिर में क्या मूल विवाद रहा है, अच्छे से इस बात को समझते हैं। दरअसल बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के विभाजन के बाद कश्मीर देशी रियासत का भारत में विलय हो गया। तो दरअसल जब 1947 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य बन जाते हैं तो कश्मीर जो देशी रियासत होता है वो भारत में शामिल हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि पाकिस्तान इस विलय को स्वीकार नहीं करता है और जिसकी वजह से क्या होता है, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर देता है, यानी कि कबायली आक्रमण पाकिस्तान करता है। कबायली आक्रमण मतलब जो कबायली लोग होते हैं वे लोग आक्रमण करते हैं भारत में। और किस लिए आक्रमण करते हैं, कश्मीर को पाने के लिए। ठीक है, और पाकिस्तान भी इसका समर्थन किया हुआ था। चलिए अब बात करते हैं कि आगे की कहानी में क्या कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। दरअसल 1965 और 1971 में क्या होता है, दोनों देशों के बीच में युद्ध होते हैं या युद्ध होता है परंपरागत तरीके से होता है। यानी कि परंपरागत तरीके का मतलब ये होता है कि जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच में आपस में युद्ध होता है तो उस युद्ध को क्या कहा जाएगा, परंपरागत तरीके से युद्ध कहा जाएगा। जिसमें क्या होता है, पाकिस्तान पूरी तरीके से पराजित हो जाता है। और फिर पाकिस्तान यह सोचने लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट भारत से लड़ाई करता हूं या डायरेक्ट मेरी सेना
भारत से लड़ाई करती है तो कभी नहीं जीत पाएगी। और जिसकी वजह से पाकिस्तान फिर क्या करने लगता है, कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने लगता है। इसलिए देने लगता है ताकि भारत परेशान होकर कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप दे या किसी तरह से कश्मीर उसके अंडर में आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इसलिए दे रहा है ताकि उसका नियंत्रण कश्मीर पर हो सके। तो दरअसल अगर देखा जाए तो कश्मीर में लगातार आतंकवाद का अगर कोई बढ़ावा दे रहा है या आतंकवाद को कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो पाकिस्तान दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि लगातार हम आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे तो इससे हो सकता है वहाँ की जनता या वहाँ की मतलब यहाँ की जो सरकार है भारत, वो परेशान होकर हमारे नियंत्रण में कर दे या कुल मिलाकर कोई भी तरीके हम अपना कर कुल मिलाकर कश्मीर को अपने अंडर में हम ले सकते हैं अगर हम इस तरह की गतिविधियां करते रहेंगे तो। दरअसल क्या होता है, आगे चलकर इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई किन आधारों पर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए और किन आधारों पर भारत कहता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, सॉरी, हमारा होना चाहिए। तो यानी कि दोनों देश अपने अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वे अपने जैसे पाकिस्तान क्या कहता है, ये हमारे तर्क हैं, इस आधार पर क्या होना चाहिए, कश्मीर जो है हमारा हिस्सा होना चाहिए। और कुछ तर्क भारत भी देता है और भारत कहता है कि इस वजह से कश्मीर भारत का ही हिस्सा होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि पाकिस्तान के कौन-कौन से तर्क हैं, पाकिस्तान किस आधार पर या किस तर्क के आधार पर इस बात की मांग करता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए। तो आइए समझ लेते हैं पाकिस्तान का आखिर में तर्क क्या है। ठीक है, जिन लोगों को क्लास बेहतर लग रही है वे लोग जल्दी से कमेंट करें कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ लाइक वगैरह भी करते चलें और दूसरों को भी शेयर करते चलें। देखिए, पाकिस्तान द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के तर्क के आधार पर कश्मीर की मांग करता है। पाकिस्तान कहता है कि अगर देखा जाए तो 1947 में क्या हुआ था कि दो राष्ट्र बने थे, भारत और पाकिस्तान बने थे। तो भारत और पाकिस्तान इस आधार पर बना था, उस आधार पर पाकिस्तान बने थे, सॉरी, भारत और पाकिस्तान का इस आधार पर बंटवारा किया गया था, धर्म के आधार पर या मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो पाकिस्तान कहता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भी आप देखते हैं तो ये कहा गया था कि जो मुसलमान है, जहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र है, वे किसका क्षेत्र होना चाहिए, वो पाकिस्तान का क्षेत्र होना चाहिए। इसलिए कश्मीर को अगर देखा जाए तो कश्मीर जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और कश्मीर किसका हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो पाकिस्तान अपने पहले तर्क में ये कहता है। तो पाकिस्तान द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के या द्विराष्ट्रवाद तर्क के आधार पर कश्मीर की मांग करता है और जिसमें पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर को यदि आप देखते हैं तो कश्मीर जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। फिर बात करते हैं, पाकिस्तान अगली बात करता है, यानी कि अगला तर्क ये रखता है कि भौगोलिक रूप से भी, अगर ज्योग्राफिकल हिसाब से भी आप देखते हैं तो कश्मीर की जो सीमा है पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लगती है। तो कश्मीर की जो सीमा है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ लगती है। इसलिए पाकिस्तान के साथ कश्मीर का विलय होना चाहिए, यानी कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए या कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहता है पाकिस्तान कि कश्मीर से 3 नदियाँ निकलती हैं और वे तीनों नदियों के जो जल होते हैं वे पाकिस्तान की कृषि पर निर्भर है, यानी कि पाकिस्तान की जो कृषि है वो उन नदियों के जल पर निर्भर है। इसके वजह से कश्मीर किसका हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले तर्क में पाकिस्तान ने ये कहा कि कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसकी वजह से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और दूसरे तर्क के रूप में पाकिस्तान ने ये कहा कि कश्मीर की अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर बॉर्डर शेयर होती है किसी के साथ तो वो होती है पाकिस्तान के साथ, और इसलिए कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ये भी तर्क दिया कि 3 मुख्य नदियां हैं जिनका उद्गम कश्मीर से ही होता है या कश्मीर से ही माना जाता है, और ये जो है नदियां, इनके जो जल हैं वो पाकिस्तान की कृषि पर निर्भर है, इसलिए कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। फिर समझिएगा, तीसरी बात के रूप में समझिएगा, फिर पाकिस्तान अगली बात क्या कहता है। देखिए, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर इसलिए भी हमारा हिस्सा होना चाहिए, कश्मीर इसलिए भी हमारा हिस्सा होना चाहिए क्योंकि
अगर आप देखते हैं अर्थव्यवस्था के आधार पर, यानी कि इकोनॉमिकली सिस्टम से आप देखते हैं, तो कश्मीर राज्य की पूर्ण अर्थव्यवस्था पाकिस्तान पर निर्भर है। पाकिस्तान कहता है कि एक तरीके से यदि आप देखते हैं तो जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि कश्मीर राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? क्योंकि पाकिस्तान सॉरी कश्मीर के जो अधिकतर उत्पाद है वे पाकिस्तान में ही बेचने के लिए भेजा जाता है या भेजा जाता था। और जिसकी वजह से देखा जाए तो कश्मीर किसका हिस्सा होना चाहिए? पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। फिर पाकिस्तान एक और तर्क प्रस्तुत करता है, कहता है कि इतना ही नहीं, यदि आप ये भी देखते हैं खाद्य पदार्थों के हिसाब से, तो खाद्य पदार्थों का भी आयात पाकिस्तान से ही किया जाता है कश्मीर के लिए। तो कश्मीर के लिए खाद्य पदार्थों का आयात भी पाकिस्तान से किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर होना चाहिए, या कह सकते हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए। फिर बात करते हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि अगर सामरिक और सैन्य दृष्टि से भी मैं देखता हूँ तो कश्मीर जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व है। कश्मीर का काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए महत्व है। हमारा इसलिए कश्मीर को क्या चाहिए? कश्मीर किसका हिस्सा होना चाहिए? पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई कहता है कि किन तर्क के आधार पर, या यूपीएससी में आपके से पूछा जाता है, मेंस में आप प्रीलिम्स सॉरी मेंस में ही पूछा जाएगा, वैसे मेंस में यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किन आधारों पर या किन किन तर्क के आधार पर पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर जो है उसका हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो सारे बिंदु हैं आप यदि लिख देते हैं तो ये मान के चलिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, सॉरी आपका एक भी पॉइंट गलत नहीं होगा और आपका नंबर भी नहीं कटेगा और अच्छे मार्क्स आपको मिल सकता है। कि एक तरीके से कश्मीर विवाद से यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है या यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये मान के चलिए कि आप यदि इन सभी तर्क को या इन सभी पॉइंट को आप लिख देते हैं तो ये मान के चलिए आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है। इसके लिए आप चाहें तो अपने नोट्स में, या आप एक तरीके से एक काम कर सकते हैं कि आंसर राइटिंग के रूप में आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक प्रश्न मैं बोल दे रहा हूँ, इस प्रश्न को आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में। प्रश्न ये है कि पाकिस्तान किस तर्क के अनुसार, या उसके कौन कौन से तर्क हैं जिसके आधार पर कश्मीर की मांग करता है। तो एक प्रश्न है, इस प्रश्न को आप 50 शब्दों में लिखिएगा, 25-50 शब्दों में, और इन्हीं सभी बिंदुओं को अपने मेंस में या अपनी आंसर राइटिंग में मेंशन कर दीजिएगा। अब आइए समझते हैं दोस्तों कि भारत किन आधारों पर कहता है कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा होना चाहिए। कश्मीर जो है भारत का हिस्सा होना चाहिए। आइए समझते हैं कि कौन कौन से वे आधार हैं या कौन कौन से वे तर्क हैं जो भारत अपनी तर्क रखता है कि कश्मीर उसका हिस्सा होना चाहिए। जैसा कि बात करते हैं कि भारत ने विभाजन को एक अनिवार्य बुराई के रूप में देखा है, बिल्कुल सही बात है। भारत कभी नहीं चाहता था, आपने देखा था कि गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा विवाद भी किया था कि भारत और पाकिस्तान दो राज्य नहीं बढ़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो सबको हमारे एक तरीके से लाश से गुजरना पड़ेगा या हमारे बॉडी से गुजरना पड़ेगा। गांधी जी ने तो यहाँ तक की बातें कह दिया था। तो भारत ने ये जो विभाजन हुआ है अनिवार्य रूप से इसकी बुराई करता है, इसे स्वीकार नहीं करता है कुल मिलाकर। ठीक है, ये विभाजन पूरी तरीके से गलत मानता है। और साथ ही साथ भारत ये भी मानता है गलत, द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को भी भारत नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत अनेक धर्मों का देश है, बिल्कुल सत्य बात है। भारत में अगर देखा जाए तो केवल और केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, जैन, ऐसे तमाम धर्मों के लोग भारत में रह रहे हैं। इसलिए भारत कहता है कि जो विभाजन किया गया है या जो पाकिस्तान मांग कर रहा है एक तरीके से कश्मीर का, जिन आधारों पर, बिल्कुल वो गलत है। पाकिस्तान ने कौन सी मांग की है? किस मांग के आधार पर कहा है कि कश्मीर उसका हिस्सा होना चाहिए? जैसे कि उसने बोला है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो है वो कश्मीर है, कश्मीर में ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं, इसलिए कश्मीर जो है उसका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन भारत ने यहाँ तर्क दिया कि भारत ने कहा कि ऐसा कहाँ। आप अगर देखते हैं तो हमारे ही देश में सब बहुत ज़्यादा मुस्लिम हैं। हमारे देश में आप देखते हैं मुस्लिम ही नहीं, अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो कश्मीर भी हमारा ही हिस्सा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये भी कहा है भारत ने कि मूल रूप से बहुलवादी रूप से आप देखते हैं तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, जिसका अपना, देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हो जाता है कि जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करना मतलब भारत करता है। कुल मिलाकर पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हो जाता है कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है
बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना ही भारत का उद्देश्य है या भारत करता है। ठीक है, तो इस आधार पर यदि आप देखें तो कश्मीर उसका ही हिस्सा होना चाहिए, यानी कि भारत का ही हिस्सा होना चाहिए। भारत यह तर्क रखता है। भारत ने अपने तर्क में ये भी प्रस्तुत किया और कहा कि अगर आप इंडोनेशिया के बाद देखते हैं तो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी जो है वो जनसंख्या जो है वो भारत में ही है। इसलिए कश्मीर किसका हिस्सा होना चाहिए? भारत का हिस्सा होना चाहिए। भारत ने अगले तर्क में ये भी कहा भारत ने अगले तर्क में ये भी कहा कि कश्मीर उसका क्यों हिस्सा होना चाहिए। भारत ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय मुस्लिम लीग का प्रभाव ज़्यादा कश्मीर पर नहीं रहा है। तो मुस्लिम लीग का उतना ज़्यादा कोई प्रभाव रहा नहीं है, और जिसकी वजह से भारत ये कहता है कि कश्मीर जो है भारत का ही हिस्सा होना चाहिए और हमेशा से जैसे रह रहा है वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, बल्कि फिर कश्मीर में क्या था कि शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, जो कि वो प्रभावी रही, कहीं ना कहीं कश्मीर में काम करती रही। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ संबंध अगर देखा जाए तो अत्यंत घनिष्ठ संबंध था, और इसकी वजह से देखा जाए तो कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा होना चाहिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा दोस्तों कि किन आधारों पर भारत ये कहता है कि कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा होना चाहिए और ये हिस्सा बने रहना चाहिए। कुल मिलाकर कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में ही बना होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, पाकिस्तान में विलय के बजाय कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में किया था। दरअसल भारत ये भी कहता है कि पाकिस्तान में क्यों विलय होगा कश्मीर, वहाँ के जो राजा थे, जो मुखिया थे, उन्होंने तो स्वयं जो विलय पत्र था, जो सिग्नेचर था, इंस्ट्रूमेंट जो था, उस पर स्वयं वहाँ के राजा ने सिग्नेचर किया था। तो हमने तो ज़बरदस्ती भी नहीं किया था, इसलिए कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा होना चाहिए। तो दरअसल अगर देखा जाए तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था, भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था, और जिसकी वजह से क्या था कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया। और ऐसा कब बना था दोस्तों? तो 27 अक्टूबर 1947 को ऐसा बना था। नेक्स्ट बात करते हैं इस विलय को वर्ष 1954 में क्या होता है कि जम्मू और कश्मीर की लोकतांत्रिक तरीके से जो निर्मित संविधान सभा थी, उसने भी इस विवाद को स्वीकार कर लिया, या इस बात को स्वीकार कर लिया कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, वो बना रहना चाहिए, और जो पूरी तरीके से निर्विवाद है, अब उसमें कोई भी विवाद नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में जो लोकतांत्रिक तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया था, या संविधान सभा को बनाया गया था, उसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि कश्मीर जो है भारत का ही हिस्सा है, और कश्मीर जो है भारत का ही हिस्सा रहेगा। और इन आधारों पर भारत ये कहता है कि भाई अगर देखा जाए तो कश्मीर जो है भारत का ही हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भारत भी अपने ठोस तर्क प्रस्तुत कर रहा है। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत ने भी जो अपने तर्क दिए हैं, बिल्कुल भी आपको गलत नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि भारत ने जितने भी तर्क दिए हैं वे सारे तर्क बिल्कुल ठोस हैं। ठीक है, वे सारे तर्क बिल्कुल ठोस हैं, बिल्कुल भी निराधार नहीं है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान के जो तर्क रहे उसके भी ठोस ही रहे, लेकिन उतना ज़्यादा कहीं न कहीं एक तरीके से तर्कवादी नहीं रहे, उतना ज़्यादा एक तरीके से हमें प्रभावित नहीं किए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। अब भारत और भी कौन-कौन से तर्क रखता है। दरअसल भारत कहता है कि पाकिस्तान समर्थित कबालियों ने कश्मीर के एक तिहाई भाग पर अनधिकृत तरीके से नियंत्रण कर लिया था। बिल्कुल, जब 1948 में, जब देखिए इस बात को समझिए, देखिए इस बात को समझिएगा दोस्तों, देखिए 1947 में क्या होता है, 1947 में क्या होता है कि कश्मीर जो है भारत में शामिल हो जाता है। तो 1947 में क्या होता है, कश्मीर जो है भारत में शामिल हो जाता है, और 1948 में क्या होता है कि पाकिस्तान आक्रमण कर देता है भारत पर, यानी कि कबालियों का आक्रमण हो जाता है भारत पर या कश्मीर पर हो जाता है। ठीक है, कश्मीर ही समझिए ज़्यादा अच्छा होगा, या भारत ही समझिए, क्योंकि कश्मीर भी जो है भारत का ही हिस्सा बन जाता है, तो भारत पर ही आक्रमण माना जाएगा। तो दरअसल क्या होता है 1948 में, क्या होता है कि कबालियों का आक्रमण होता है, और जिसके वजह से क्या होता है एक तिहाई हिस्सा कश्मीर का जो है पाकिस्तान के पास चला जाता है, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है कश्मीर का हिस्सा चला जाता है पाकिस्तान के क्षेत्र में। और भारत इसे किस नाम से जानता है, या भारत इसे किस नाम से बोलता है, तो पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से भारत इसे बोलता है, क्योंकि एक तिहाई हिस्सा जो होता है 1948 में कश्मीर का हिस्सा किसके पास चला जाता है, पाकिस्तान के पास चला जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आइए समझते हैं अगली बातों के बारे में।
ठीक है। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस सर हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है या समझ में सारी बातें आ रही हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में अब क्या कहा जा रहा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कश्मीर समस्या को शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए उन्होंने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। तो दरअसल इस मामले को सुलटाना चाहे भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि जो भारत और पाकिस्तान के जो विवाद बने हुए हैं, इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हम समाधान कर लेते हैं जिससे आगे चलकर कोई समस्या ना हो। और फिर क्या होता है, 1 जनवरी 1948 को भारत ने यह मामला सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में यह मामले को उठाया। ठीक है, और कश्मीर मुद्दे को सुरक्षा परिषद में ले जाने का निर्णय निम्न आधारों पर किया गया। देखिए, जब क्या होता है नेहरू जी से ये पूछा जाता है कि भाई किन आधारों पर आप सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर विवाद को रख रहे हैं। तो नेहरू जी अपने एक तरीके से तर्क प्रस्तुत करते हैं या बताते हैं कुल मिलाकर कि हम इन आधारों पर चाहते हैं कि एक तरीके से जो विवाद है पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो दरअसल समझते हैं इसके बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवादों की शांतिपूर्ण समाधान के पक्षधर थे। तो दरअसल इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोचा कि भाई जो ये विवाद है यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विवाद को ले जाते हैं तो इसका अच्छा समाधान भी निकल जाएगा और भारत और पाकिस्तान के जो विवाद हैं या जो एक तरीके से समस्याएं हों पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आधार पर तो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि एक तरीके से पूरे देश में कुल मिलाकर शांतिपूर्ण यानी कि शांति होनी चाहिए, किसी भी देश के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से इन्होंने भी सोचा कि भारत और पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं इस समस्याओं को हम सीधा ले जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाते हैं और जिससे कि दोनों देशों के जो विवाद हैं वे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेहरू जी ने कहा कि हमें यहाँ विश्वास था कि कश्मीरी लोग भारत में विलय के लिए अपना निर्णय देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें यहाँ विश्वास था कि जो कश्मीर के लोग हैं वे भारत में विलय के लिए अपना निर्णय देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम एक तरीके से यहाँ जो मुद्दा है उसको हम यूनाइटेड नेशन में ले गए थे। लेकिन तत्कालीन यानी कि उस समय शीत युद्ध की राजनीति में क्या होता है, कश्मीर का जो मुद्दा होता है वो निरंतर निरंतर उलझता जाता है। दरअसल बात करते हैं तो उस समय क्या होता है दोस्तों, शीत युद्ध चल रहा होता है और जिसके वजह से राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो कश्मीर का जो विवाद होता है वो लगातार उलझता जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुद्दों पर निर्णय वस्तुनिष्ठ आधार पर नहीं किए जाते थे। बिल्कुल, उस समय देखा जाए तो कहीं न कहीं जो विवाद जितने भी एक तरीके से इंटरनेशनल स्तर पर देखा जाए तो जो विवाद हुआ करते थे, उन विवादों को उन आधारों पर कभी भी समाधान नहीं किए जाते थे, उन आधारों पर कभी भी नहीं देखा जाता था, जिन आधार पर ज़रूरत हुआ करती थी, जिसकी अपेक्षा हुआ करती, बल्कि वैचारिक और राष्ट्रीय हितों के आग्रह से प्रेरित होते थे। कहने का मतलब ये है कि जो भी विवाद होते थे उन विवादों को समाधान करने का जो तरीका अपनाते थे देश थे वे या देश के जो अध्यक्ष थे वे लोग इस आधार पर करते थे जिनका जैसा का उनका विचार है वह राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही क्या करते थे, उन विवादों को समाधान करने के लिए प्रेरित करते थे। कुल मिलाकर वे लोग हमेशा ये चाहते थे कि एक तरीके से तर्क के आधार पर नहीं बल्कि जो हमारे विचार हैं या हमारे जो राष्ट्रीय हित है उसके आधार पर हमें ऐसे विवादों का समाधान करना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर क्या होता है कि कश्मीर विवाद को सुलटाने के लिए या सुलझाने के लिए क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी भी काफ़ी लगातार प्रयास करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वे अच्छे हो जाएं और कश्मीर जो विवाद है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, बिल्कुल समाप्त हो जाए और फिर आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा मधुर बने रहें। आइए अब समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उपाय रहा। देखिए, जब यह मामला उठाया जाता है कि एक तरीके से जब यह मामला उठाया जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशन में या सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर उसके भी कुछ उपाय आते हैं। मतलब एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपना उपाय देता है या अपने तर्क देता है या अपनी बातें रखता है कि क्या क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो विवाद है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो दोस्तों 1 मिनट मुझे पानी पीना होगा।
चलिए आइए समझते हैं। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो फिर एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए अब आइए समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या उपाय प्रस्तुत करता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार के तर्क देता है या कैसे चाहता है कि भारत और पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं वे समाप्त हो जाएं। देखिए दरअसल बात करते हैं, पाकिस्तान अपने अधिकृत क्षेत्र से अपनी सेनाएं वापस हटाए। संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि पाकिस्तान ने जो एक तरीके से 1948 में जो अपने हिस्से में कश्मीर के क्षेत्र को 1/3 यानी कि 1/3 हिस्से जो उसने लिया हुआ है, और कह सकते हैं जो 32,000 वर्ग किलोमीटर उसने अपने क्षेत्र को मतलब कश्मीर के हिस्से को लिया हुआ है, वहाँ से सॉरी वहाँ से अपने हिस्से अपने सेनाएं वापस हटा लें। मतलब कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है कि पाकिस्तान को जो अपने अधिकृत क्षेत्र हैं वहाँ से अपनी सेनाएं को वो हटा ले। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो जितना उसके नियंत्रण में हो वो चीज़ें वो क्या करे, उसको अपनी से उसकी सेना के नियंत्रण में हो उसे अपने सेना को पीछे हटा ले। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों देशों के मध्य युद्ध विराम घोषित हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कर लेता है तो दोनों देशों के मध्य जो युद्ध हैं वे विराम हो सकते हैं, यानी कि दोनों देशों के जो बीच में युद्ध चल रहे हैं उनको विराम घोषित करना चाहिए, आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है कि जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है कि अगर दोनों देश की जो सेनाएं हैं, यहाँ पर दोनों देशों के बारे में कहा गया वैसे, ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए, दोनों देशों के बारे में बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि भाई दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वे पीछे चले जाएं, मतलब दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वे पीछे चले जाएं, और जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करा जाए। जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि लोगों के द्वारा वोटिंग करवाया जाए कि जो लोग कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो भारत में जाना चाहते हैं। तो जिसकी सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी उसके तरफ कश्मीर चला जाएगा। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी बातें कहता है। लेकिन फिर आइए समझते हैं इस बात को। पाकिस्तान अपनी सेनाएं अधिकृत क्षेत्र से वापस करने से इनकार कर देता है और जनमत संग्रह कराने की मांग पर अड़ा रहता है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि भैया देखिए, हम अपनी सेना को वापस नहीं हटाएंगे, लेकिन जनमत संग्रह तो हम कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जनमत संग्रह होगा तो पाकिस्तान के ही अंडर में कश्मीर आ जाएगा। अतः इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर रहा था। तो दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव हैं उसको भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को इस बात को डर है। पाकिस्तान बाद में ये तर्क देता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं मैं पीछे हटा लेता हूँ अपनी सेना, और भारत क्या करता है अपनी सेनाओं को आगे बढ़ा लेता है। लेकिन जो पाकिस्तान ऐसे छोटी सोच रख रहा है, ऐसी कोई सोच भारत की कभी थी नहीं। भारत ने बिल्कुल इस बात को इनकार कर दिया। अगर दोनों देश क्या करते हैं, अपने मतलब सेनाओं को पीछे हटा लेते हैं तो भारत बिल्कुल तैयार था। लेकिन पाकिस्तान इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया दोस्तों। फिर क्या होता है, इस समस्या में उस समय एक नया मोड़ आ जाता है। पाकिस्तान ने इस अधिकृत क्षेत्र का एक भाग यानी कि 5,000 वर्ग किलोमीटर क्या करता है, चीन को सौंप देता है। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाता है कि कश्मीर का जो विवाद है पूरी तरीके से विवादित हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अपने 5,000 वर्ग किलोमीटर को क्या कर दिया कि चीन को दे दिया। अब क्या होगा कि भारत कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत को पता है कि अब क्या हो गया कि कुछ हिस्से जो हैं चाइना के हाथ में चला गया, तो यहाँ चाइना भी अपनी दखलंदाजी देगा ज़रूर। इसलिए भारतीय विदेश नीति के अनुसार, यानी कि भारत अपनी विदेश नीति के अनुसार कहता है कि पाकिस्तान के जनमत संग्रह की यह जो मांग है अब अनावश्यक और बेतुकी है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आप यहाँ समझ सकते हैं कि भारत ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हमारी विदेश नीति के अनुसार यदि आप देखते हैं तो पाकिस्तान जो इस जनमत संग्रह की मांग कर रहा है बिल्कुल यह अनावश्यक है, बेतुकी है, निराधार है। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही गलतियां कर दिया, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं भारत पूरी तरीके से क्या कर देता है, मना कर देता है। इसके बावजूद आप समझिएगा नेक्स्ट चीज़ों के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बावजूद कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 योजनाओं का निर्माण किया। दरअसल क्या होता है, ये सारी समस्याओं के बावजूद भी यहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं कि कश्मीर क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिए मान नहीं रहा है और जनमत संग्रह कराने पर अड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कर रहा है कि भाई अपने 5,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि कश्मीर के ही जो उसके पास आए थे
उसको क्या कर दिया, उसने चाइना को दे दिया, जिसकी वजह से भारत अब मानेगा ही नहीं कोई बात को, ठीक है। लेकिन फिर भी इन सभी समस्याओं को देखते हुए भी सुलझाने के लिए फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, 3 योजनाओं का निर्माण करता है। वे 3 योजनाएं कौन-कौन सी होती हैं? एक होता है मैकनॉटन योजना, दूसरी योजना होती है डिक्सन प्रस्ताव और तीसरी योजना होती है दोस्तों ग्राहम मिशन। तो आइए समझते हैं अगली क्लास में मैकनॉटन योजना और डिक्सन प्रस्ताव योजना और ग्राहम मिशन के बारे में, क्योंकि इन तीनों योजनाओं को एक साथ जब हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमें समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गई हैं। थोड़ा से मैं चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी ख़त्म करने, लेकिन आप लोग थोड़ा से सपोर्ट करिए। आप लोग हमें ये बताइए कि क्या मैं कम से कम 50 मिनट की क्लास लूँ या नहीं, 40 मिनट की क्लास लूँ या नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कम से कम जो इंटरनेशनल रिलेशन है 1917 पेज के हैं दोस्तों, ठीक है। कम से कम अगर मैं इसको सही से बनाता हूँ, सही से एक-एक क्लास लेता हूँ, तो लगभग इसके 50 से 60 वीडियो बनेंगी, ठीक है। तो 50 से 60 वीडियो बनेंगी, अगर 30-30 मिनट के, तो आप मान के चलिए 100-150 वीडियो बन जाएँगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग आप लोग थोड़ा से सपोर्ट कीजिए और आप लोग हमें सुझाइए कि कितने मिनट की यह क्लास बननी चाहिए, जिससे आपको देखने में कोई भी दिक्कतें ना हों या कोई भी परेशानी ना हो। और जाते-जाते मैं एक और बातें कहूँगा, जो लोग क्लास को देख रहे थे वे लोग कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो उनका जो काम है वे ज़रूर करते चलिए और हमारे जो काम हैं हम करते चलेंगे। यानी कि आपका जो काम है आप करते चलिए और हमारे जो काम है उसे हमें करने दीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।